अब तक हमने देखा 4 नोबेल पुरस्कार विजेताओं का विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, कवींद्र रवींद्र का शांति निकेतन, और आज के बंगाल के अस्तित्व के पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने मातृभाषा की अहमियत साबित कर अंग्रेजों के थिंक टैंक मैकॉले के अंग्रेजी भाषा वाले सिद्धांतों को झटके में धराशायी कर दिया था। आगे देखते हैं। समाज सेवा और सुनामी के बाद हुए अकाल में पीड़ितों के राहत कार्य में लगा एक व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के विधि यानी रस्म संप्रदान में भी नहीं पहुंच पाया। ऐसे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इतना कोऑर्डिनेशन हुआ कि अपनी बड़ी बेटी के शादी के समय भी वो जा नहीं पाए। बेटी ने विदाई के वक्त उलाहना भी दी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा यह है कि मेरे शादी के समय मेरा पिता उपस्थित वहाँ पर नहीं थे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो बाद में जब पिताजी आए तो मैं कहा कि आप से मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि आप मेरे शादी के समय थे, हाजिर नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बेटी हो, तुम्हें ऐसे करना नहीं चाहिए। मैं लोगों को खिला रहा था वहाँ पर। मिदनापुर बंगाल का दक्षिण पश्चिम इलाका, बिहार और उड़ीसा से लगता हुआ एक जिला, क्रांतिकारियों का केंद्र रहा। 3 फिरंगी मजिस्ट्रेट पेडी, डगलस और बुर्ग का वध करने के लिए भी मिदनापुर चर्चा में रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रूपनारायण नदी ने इनका साथ दिया। आवागमन और सूचना केंद्र ठप कर तामलुक सब डिवीजन में लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मिदनापुर की चर्चा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा के बिना अधूरी है। I saw Dr. Syama Prasad at the age of when I was in class 7. Most stalwart figure, gigantic figure. You see, with dhuti and Punjabi, I have seen him at Satmail high school premises. Towering person, a man of towering personality, and great. He was a great orator to me, great orator. महामाया सनातनी शक्ति रूपा गुणमयी 16 अक्टूबर 1942 धुपौड़ी से धुएं आकाश की ओर उठ रहे थे। कहीं मेला लगा था तो कहीं सिंदूर खेला चल रहा था। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा की धूम थी। तभी चारों ओर हाहाकार मच गया। जल प्रलय बनकर समुद्र का सुनामी शहर और गांव में यकायक पहुंचा और सब ओर 5 मीटर ऊंचा पानी भर गया। महज 15 मिनट में कम से कम 30,000 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। तामलुक का उपमंडलाधिकारी वजीर अली शेख इस बात को लेकर आरोपों में रहा कि वायरलेस से आई चेतावनी लोगों तक नहीं पहुंचाई। दुर्भाग्य का दंश यहीं नहीं रुका। अगले ही साल 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे और इस हालात में अंग्रेज मिदनापुर वासियों से भारत छोड़ो आंदोलन का बदला निकाल रहे थे। मुस्लिम लीग की सरकार अंग्रेजों की मदद करने में लगी हुई थी। इस भयंकर हाल में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल रिलीफ कमेटी बनाई। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, हिंदू महासभा जैसे
संगठनों ने खुलकर मदद की। जिन्हें वो मंजर याद है उन्हें श्यामा प्रसाद के कार्य भी याद हैं। Millions of people are dying. It is due to the intervention of Dr. Shyama Prasad Mukherjee that he took food, clothes, medicine from all over India to Kontai and Midnapur, and millions of people were saved from sure death. He therefore is respected, adored as a god of Kontai. इस अकाल के पीछे अंग्रेजों का एक षड्यंत्र, इनकार और खाली करो नीति भी रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध और जापानी हमले का डर दिखाकर हजारों नावें डुबा दी गईं, साइकिल और बैलगाड़ियां तोड़ दी गईं, सभी गोदाम खाली करा लिए और अनाज भी हटा दिए गए। अंग्रेज गवर्नर हर्बर्ट ने डॉक्टर मुखर्जी की बातों की घोर उपेक्षा की। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी कहा जाता है। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी मतलब दुश्मन आने के पहले सब कुछ जला दो। इस तरह का पॉलिसी को चलाते हुए उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। तो इसके चलते क्या हुआ, चावल का उस समय तो मन शेर चलता था यहाँ पर। एक मन मोटे तौर से 36 किलो के आसपास था। 36 किलो यानी एक मन चावल के कीमत उस समय था 2 रुपया। वो 4-5 माह के अंदर वो पहुंच गया 100 रुपया में। 2 रुपया से 100 रुपया तक पहुंच गया। बंगाल में जनसंहार के हालात कैसे बने, इसका जवाब खोजने के लिए राजनीति की कई परतों को खोलना पड़ेगा। इसका एक बड़ा कारण है मुस्लिम लीग को सत्ता की चाबी देना। 1931 में कांग्रेस ने जनगणना का बहिष्कार करने की गलती कर दी, जिसका फायदा उठाया मुस्लिम लीग ने। अंग्रेज 1932 में एक सांप्रदायिक अवार्ड नामक बिल लेकर आए और अल्पसंख्यक समुदाय को अलग मतदाता मंडल का अधिकार दे दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को 1937 में लागू किया गया। इस कानून ने बंगाल में बहुसंख्यक मुसलमान को सुरक्षा देने के लिए अलग मतदाता समूह उपलब्ध करा दिया। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी को भी अच्छी सीटें मिली, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। कांग्रेस से अलग रहते हुए भी दूरगामी परिणाम को देखते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने कांग्रेस से कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हुई। फल ये हुआ कि मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी गठबंधन की सरकार बनी। कृषक प्रजा पार्टी के नेता अबुल कासिम फजलुल हक मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन मंत्रिमंडल पर मुस्लिम लीग का कब्जा हो गया। डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि बंगाल के समाज के प्रति कांग्रेस की ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार बना लेती तो मुस्लिम लीग बंगाल पर हावी नहीं हो पाती। मुखर्जी ने सोचा ऐसे में तटस्थ नहीं रह सकते हैं। 1939 में कलकत्ता के हिंदू महासभा के सम्मेलन में प्रवेश के साथ ही वे सक्रिय राजनीति में आ गए। 1940 में डॉक्टर मुखर्जी को हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इस बीच 1941 में कलकत्ता विश्वविद्यालय का सांप्रदायिकरण करने की मंशा से सरकार सेकेंडरी शिक्षा बिल लेकर आई। श्यामा प्रसाद ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है बंगाल विधानसभा के साथ। यह सदन गवाह है उनके सशक्त तर्कों का, धारा प्रवाह वक्तव्यों का और विचारों का। इस सदन में कई बार उन्होंने ब्रिटिश सरकार के फैसले को चुनौती दी और सरकार को सोचने के लिए विवश कर दिया। 10 सितंबर 1941 को 127 विधायकों के हस्ताक्षर पत्र के साथ ही
मुस्लिम लीग सरकार का पतन हो गया। मिनिस्ट्री में जाने का कोई दिलचस्पी नहीं था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी पोर्टफोलियो, मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो। और वो चाहते रहे कि एक तो ऐसा मिनिस्ट्री फॉर्म किया जाए जिस मिनिस्ट्री में हम लोग के इंडियन का जो तो इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड हो। ये बहुत, जैसे आप बताए हैं, ये बहुत रोचक चीज़ था। और उन्होंने इसको समझ सकते थे, उन्होंने इनसे लिए इस मिनिस्ट्री फॉर्म करने के लिए उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। अपनी राजनीतिक सूझबूझ की बदौलत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को मुस्लिम लीग के चंगुल से मुक्त कराया और फजलुल हक के साथ गठबंधन करके नई सरकार बनाई। फजलुल हक मुख्यमंत्री बने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने। ये सरकार श्यामा हक सरकार के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हुई। फजलुल हक को वो मुस्लिम लीग से नाता तोड़ना पड़ा और नाता तोड़कर फजलुल हक ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलकर एक कैबिनेट बनाई। इसका नाम था, ऐसे तो औपचारिक नाम था प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कोalition, लेकिन इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतना प्रमुख भूमिका था कि इसको लोग कहते थे श्यामा हक मंत्री सभा। उधर अंग्रेज गवर्नर हर्बर्ट मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नई नई साजिश रच रहा था। अकाल पीड़ितों का राहत रोके जाने से टकराव काफी बढ़ गया था। 16 नवंबर 1942 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि हम यहाँ विधायक चुनकर आते हैं और संवैधानिक संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य तक जाना चाहते हैं। उन्होंने रूजवेल्ट का ऐतिहासिक कथन दोहराया कि किसी भी देश के लिए अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना बेहतर है, बजाय इसके कि घुटना मोड़कर जिया जाए। मिदनापुर में मूवमेंट हुआ, आप जानते हैं, उस समय बहुत बखला गए कि ऐसा मूवमेंट है। रिप्रेसिव एटीट्यूड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, उसका रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर हम लोग को विधानसभा में हुआ है, काउंसिल में। उनका स्पीच एक तो हम कहते हैं, लेट मी जस्ट रीड अ फ्यू लाइन्स व्हेन ही रिजाइन्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री। जस्ट इट वाज डेप्यूटी स्पीकर वाज चारू चंद्र राय दैट टाइम। मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर सर, मे आई with your permission make a statement on the opening day of the Legislative Assembly dealing with the circumstances which led my resignation as a member. It is all the more necessary that I should do so since my resignation has not been due to any want of confidence in me either by the House or the party to which I have the honor to belong. In fact, it has not been due to any difference of opinion either with the Chief Minister or with any of my colleagues on any question of public importance. As a member of the House, you are aware, I felt compelled, but this is most important, I felt compelled to resign, first because I found that the continued policy of the British government and the government in this country was to ignore the claims of Indians to fuller political power, to hamper good governance consistent with the true interest of the people, and to weaken the forces of people's defense against enemy aggression. It is not my intention to reiterate the points which I had mentioned in my letter of resignation to the governor dealing with all India political situation. इनसे उनका भावनाओं का पता चलता है। बंगाल में अकाल के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही थी, जिसमें बड़ी आबादी मिदनापुर से थी। भात का पसाया हुआ पानी यानी मार, जिसे बंगाल में फैन कहते हैं, लोग इसके लिए भी तरस गए थे। शहरों के साथ गांवों को जोड़कर कुछ लोगों का कहना है कि उस त्रासदी में 50 लाख लोग काल कवलित हुए थे।
इस्तीफे के बाद श्यामा प्रसाद राहत कार्य में लगे थे। धन और सहायता मांगने के लिए वे बंबई समेत कई जगहों पर गए। बंगाल प्रोविंशियल हिंदू महासभा रिलीफ कमेटी का भी गठन हुआ। श्यामा प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। श्यामा प्रसाद ने नागरिक आपूर्ति मंत्री सोहरावर्दी की जमकर खिंचाई की और सार्वजनिक धन में गड़बड़ी करने का खुलासा भी किया। धीरे धीरे मुखर्जी की मेहनत रंग लाने लगी। अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों ने आकर राहत कमेटी बनाकर भोजन देने का काम शुरू किया। जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होता गया। Thousands of mounds of food collected by him from all over India for the relief of the suffering and dying people. So he is respected as the adored and worshipped as the god of Kontai still now. 1943 में लाखों लोगों की मौत के बाद बंगाल एक बार फिर धीरे धीरे संभल ही रहा था कि एंग्लो मुस्लिम लीग साजिश ने 3 साल पूरा होते होते इस राज्य को एक बार फिर नरसंहार की ओर धकेल दिया। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। कांग्रेस एक बार फिर पशुपेश में पड़ गई कि ब्रिटिश सरकार का विरोध करे या समर्थन। 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना के पाकिस्तान प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने मान लिया और हिंदू महासभा ने खुलकर विरोध किया। कांग्रेस ने फिर यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रतिनिधि के रूप में खुद को जताने की कोशिश की। 1941 में ही जर्मनी के बारबारोसा ऑपरेशन शुरू होने और सोवियत संघ के युद्ध में शामिल होने के साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट भी ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के समर्थन में आ गए। गांधी जी जिन्ना को मनाने में लगे थे तो जिन्ना ने कांग्रेस की कमजोरी भांप ली थी। जिन्ना को कुछ प्रस्ताव दिया गया गांधी जी के तरफ से कि हम उस समय तो युद्ध चल रहा था, तो ये युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ किया जाएगा इस बारे में। तो जिन्ना ने उसको ठुकरा दिया, लेकिन ठुकराते हुए जिन्ना को ये ख्याल रहा कि इन लोग यहाँ तक आ गए हैं, मैं इससे अभी अपना ये दावा और भी बढ़ाऊंगा तो इन लोग वो भी मान जाएंगे। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा। आज भी पाकिस्तान में जिन्ना को कायदे आजम ही कहा जाता है। डॉक्टर मुखर्जी ने जिन्ना के साथ संवाद रोकने और उनके खिलाफ खड़े होने के लिए गांधी जी से अनुरोध किया था। श्यामा प्रसाद गांधी जी को बहुत बार ये अनुरोध किए थे कि आप मत जाइए जिन्ना के पास। डॉक्टर अंबेडकर भी उनको कहे थे कि आप जाइए, मत जाइए जिन्ना के पास, लेकिन गांधी जी ने माने नहीं। गांधी जी का सीआर का सलाह सुनकर उनके पास चले गए। डॉक्टर मुखर्जी जिन्ना को राजनीतिक रूप से शक्तिहीन करने के पक्ष में थे ताकि समाज का विभाजन रोका जा सके। उन दिनों बंगाल में करीब 50 मुस्लिम विधायक मुस्लिम लीग के विरोधी थे। सत्ता से मुस्लिम लीग बाहर जाने वाली ही थी, लेकिन तब तक कांग्रेस ने जिन्ना को ताकत दे दी थी। मुस्लिम लीग के बढ़ते कद को देख ये सभी विधायक लीग में शामिल हो गए। उस समय तक कांग्रेस में बहुत सारे मुसलमान थे, उनको नेशनलिस्ट मुस्लिम कहा जाता था। और उस समय ये फजलुल हक के कृषक प्रजा पार्टी भी मौजूद थे। उन लोगों ने देखा कि ये कांग्रेस ने ही मुस्लिम लीग से बात कर रहा है, कांग्रेस ने ही मुस्लिम लीग को मुसलमानों को इकलौता पार्टी के नाते मान लिया है, तो हमारे अलग पार्टी करने का मतलब क्या है। वो छोड़ करके वो लोग सब मुस्लिम लीग के शामिल हो गए। मुखर्जी को हार्ट अटैक आ गया था और उन्हें कुछ दिनों तक मधुपुर में रहना पड़ा। 1945-46 में हुए प्रादेशिक चुनाव में मुस्लिम लीग को 115 सीटें मिली।
इस बार सोहरावर्दी बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। बंगाल एकमात्र प्रदेश था जहां मुस्लिम लीग का शासन था। कैबिनेट मिशन के असफल हो जाने पर जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का समर्थन किया था। कलकत्ता में 16 अगस्त को शहीद स्मारक पार्क में जमा लीगी समर्थकों की हथियार बंद भीड़ जब बाहर निकली तो लूटपाट और हत्याएं शुरू कर दी। अल्लाह अकबर और लड़कर लेंगे पाकिस्तान के नारे बुलंद होते रहे। ब्रिटिश और सोहरावर्दी की मिली भगत के कारण 17 अगस्त तक सेना और पुलिस का कोई अता पता नहीं था। डॉक्टर मुखर्जी ने सरकार और अंग्रेजों के सिस्टम को उजागर करने की पूरी कोशिश की। 4 दिनों के अंदर लगभग 25,000 लोगों की मौत हुई। कलकत्ता में सोहरावर्दी के बाद नोआखोली में मुस्लिम लीग के नेता गुलाम सरवर ने खूनी खेल खेला। उनका जो डायरेक्ट एक्शन था उसका तो मकसद पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। तो उन्होंने उसके बाद नोआखाली करके एक जगह जो अभी फिलहाल बांग्लादेश में है और जो 80% मुसलमान थे जहाँ पर, वहाँ पर एक दूसरा नरसंहार चालू किया। ये नोआखाली का नरसंहार जो है वो बाद में बहुत उसका नाम हुआ, इसलिए कि गांधी जी वहाँ पर जाकर के 3 माह के लिए रहे थे। नोआखोली अब बांग्लादेश में है। बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक समाज सुधारक के रूप में यहां आमूल चूल परिवर्तन का साहस दिखाया। इस समय डॉक्टर मुखर्जी ने एक भूमिका निभाई जो जिसका पहले कभी नहीं किए थे, वो है ह्यूमैनिटेरियन का भूमिका। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के स्वामी माधवानंद को सहायता लेकर के, और बंगाल के बहुत सारे पंडित समाज हैं, उनके सहायता लेकर के ये घोषणा किया कि जिन लड़कियां का बलात्कार हुई, जिनको जबरदस्ती से गौ का मांस खिलाया गया, ये लोग सब हिंदू थे, अभी भी हिंदू है और आगे हिंदू रहेंगे, और इनका कोई प्रायश्चित ऐसा कोई बात ही नहीं उठाया जाएगा। इनको हिंदू समाज में वापस लिया जाएगा। जो लड़कियों को जो उद्धार किया गया है उनको शादी जितने जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। दंगे की बात को अंग्रेजों और सोहरावर्दी की सरकार ने भले ही डिफेंस ऑफ इंडिया कानून के तहत कमोबेश दबाने में सफलता पाई, लेकिन इस मसले पर श्यामा प्रसाद ने बुद्धिमानी दिखाते हुए अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश कर दिया और बहस के कारण ये रिकॉर्ड में आ गया, साथ ही इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। नोआखोली की जनसंहार की घटना के 1 माह बाद गांधी जी वहां पहुंच गए। गांधी जी का दौरा नोआखोली को मीडिया के पहले पन्ने पर ले आया और दुनिया का ध्यान खींचा। ऐसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों के कारण ही हो पाया था। मुखर्जी के इस कदम की अंग्रेजों और मुस्लिम लीग को कल्पना नहीं थी। भारत एक विकट हालात का सामना कर रहा था। जो पार्टी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो कत्लेआम और विध्वंस कर लाशों के ढेर पर पाकिस्तान का निर्माण करने पर आमादा थी। दूसरी ओर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के नाम पर वोट पाने वाली कांग्रेस मुसलमानों का समर्थन खोने के डर से अपने ही जाल में फंसी हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखा था कि अंतिम विश्लेषण में बल के प्रत्युत्तर में बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। सशस्त्र हिंसा का प्रतिरोध न करने वाली आंतरिक नीति
अंततः समाज का विघटन कर देती है।